आज के लेक्चर में हम ज्योमेट्री के पोर्शन को देखेंगे, जो कि एक बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है किसी भी टेस्ट के लिए। तो डायरेक्ट टेस्ट में लास्ट ईयर जो ज्योमेट्री के क्वेश्चंस आए थे वो आई थिंक 7 या 10 क्वेश्चन तो खाली ज्योमेट्री के ही आए थे, और वर्ड प्रॉब्लम्स और जो भी फिगर्स गिवन थी वहीं से आए थे। देखो ज्योमेट्री में आपको बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए, लाइक पेरीमीटर क्या होता है, सर्कमफेरेंस क्या होता है, रेडियस क्या है, डायमीटर क्या है, ये सब चीज़ें तो आपको पता होनी चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर बेसिक्स भी देखेंगे और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल की। देखो एंगल का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल कभी भी अगर दो लाइंस आपस में मिलती हैं ना किसी कॉमन पॉइंट पर, तो वहाँ पर आपका एंगल बन जाता है। फॉर एग्जांपल ये दो लाइंस हैं, एक लाइन ये हो गई और दूसरी लाइन ये हो गई, सही है। अगर आप इस लाइन को देखो और इस लाइन को देखो तो ये दोनों किसी एक कॉमन पॉइंट पर मिल रहे हैं। देखो यहाँ पर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर आपकी क्या बन जाती है, एंगल बन जाती है। तो ये होती है आपकी एंगल। तो एंगल को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर आप एंगल का कोई नाम भी दे सकते हो। यहाँ पर अगर ए एंगल गिवन है या एक्स एंगल गिवन है तो आप एंगल को नाम भी दे सकते हो, सही है। या फिर अगर आप कि ये एंगल कुछ इस तरह के नाम गिवन है, कोई भी एक शेप गिवन है, तो आप एंगल ऑफ ए बी सी भी कर सकते हो। तो आप कोई भी नाम दे सकते हो। तो सिंपली इस तरह आप इस एंगल को रिप्रेजेंट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास सबसे पहला एंगल होता है अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल कौन सा एंगल होता है, जो आपका 0 से बड़ा और 90 से छोटा होना चाहिए, तो वो आपका क्या है, एंगल अक्यूट एंगल होता है, सही है। ये एंगल्स होते हैं कुछ उनके नाम से और बेसिक से हैं, सबको पता होंगे। देखो अक्यूट एंगल फॉर एग्जांपल ए आपका कोई भी यहाँ पर एंगल है। अब अक्यूट एंगल वो होगा जो 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होगा, तो इसका मतलब वो एंगल आपका क्या है, अक्यूट एंगल है। उसके बाद दूसरा एंगल होता है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, कोई भी ऐसा एंगल जो 90 से बड़ा है और 180 से छोटा है, तो इसका मतलब है वो आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है राइट एंगल। सबसे फेमस एंगल होता है ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 90 का बन रहा है, इसका मतलब है वो आपका राइट एंगल होता है। अच्छा, राइट एंगल्स का जो एंगल शो हो रहा होता है ना, वो इस तरह हो रहा होता है, एक बिल्कुल ही आप ये समझो कि एक बॉक्स बन रहा होता है स्क्वायर की तरह। फॉर एग्जाम्पल इन दो लाइन्स के दरमियान जो राइट एंगल बना है, इसका मतलब है 90 एंगल बना है, वो आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो, सही है। बाकी जो 90 से छोटा हो बड़ा हो दूसरे एंगल से आप इस तरह थोड़ा एक कर्व देकर भी रिप्रेजेंट करते हो। तो राइट एंगल आपका क्या होता है, ऐसा एंगल जो एग्जैक्टली 90 के बराबर हो। उसके बाद आपके पास एंगल आता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल वो होता है जो आपका एंगल 180 से बड़ा हो और 360 एंगल से छोटा हो, तो वो एंगल आपका कौन सा होता है, रिफ्लेक्स एंगल होता है। उसके बाद एक टाइप होती है फुल एंगल। फुल एंगल का मतलब होता है कंप्लीट एंगल। देखो किसी भी चीज़ की कंप्लीट एंगल क्या होती है, 360 होती है। तो फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई भी एक शेप बना हुआ हो, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, सही है। फॉर एग्जांपल इसमें इस तरह का कोई शेप है कोई लाइन से। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ भी एंगल बन रही है, 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 यहाँ भी एंगल बन रही है। तो इन सब एंगल्स का सम क्या होगा, 360 होगा। ये एंगल हमारी कंप्लीट एंगल हो गई, फुल एंगल हो गई, तो इसका सम क्या होगा, 360 होगा। तो कभी भी फुल एंगल की बात की जाए तो इसका मतलब है उसका कंप्लीट एंगल का सम क्या होगा, 360 होगा। उसके बाद आपके पास आता है स्ट्रेट लाइन एंगल। देखो स्ट्रेट लाइन एंगल का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन पर आपका जो एंगल बन रहा होता है वो हमेशा 180 ही बन रहा होता है। फॉर एग्जांपल कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है तो इसके ऊपर जो भी एंगल बनेगा वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा, सही है। फॉर एग्जांपल आपके सामने एक स्ट्रेट लाइन गिवन हो, सही है। यहाँ कोई एक और लाइन भी ले लेते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल एक एंगल आपका यहाँ पर बन रहा है, दूसरा एंगल आपका यहाँ पर बन रहा है। तो अब ये दोनों एंगल का जो सम होगा ना वो 180 होगा। क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल आपका किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर आ जाए 60 डिग्री ये एंगल बना हुआ है, दूसरा एंगल आपको कहा जाए मुझे बताओ दूसरा एंगल क्या होगा। तो अब आपको पता है कि ये जो दोनों एंगल्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, और आपको पता है स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है, 180 होता है। तो आप क्या करो, जितने भी स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स बन रहे हैं उनको ऐड कर दो, 60 डिग्री प्लस का x डिग्री कर दो। आपको पता है ये स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं तो इनका सम क्या होगा, 180 होगा। तो सिंपली 60 को वहाँ लेके जाओ तो माइनस करोगे तो x आपका क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120। तो आप यहाँ से भी देख सकते हो कि ये एंगल 120 और ये 60, तो इसका मतलब है टोटल कितना हो रहा है, 180, और आपका स्ट्रेट लाइन पर एंगल टोटल कितना बनता है, 180। तो इस तरह जो है वो आप स्ट्रेट लाइन एंगल को डिटरमाइन कर सकते हो, और स्ट्रेट लाइन एंगल हमेशा 180 का होता है। उसके बाद एक और एंगल्स होते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर किसी भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री के बराबर आए ना, इसका मतलब है कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं वो दोनों। फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई भी दो एंगल्स हो, आपके सामने गिवन हो 45 डिग्री और दूसरी भी एंगल गिवन हो 45 डिग्री,
तो अगर आप इनका सम देखो तो कितना आएगा, 90 डिग्री सम आएगा। तो अगर किसी भी दो एंगल्स का सम 90 डिग्री आ रहा है तो इसका मतलब है वो दोनों एंगल्स आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कोई और एग्जांपल ले लो, आपके सामने आ जाए 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो देखो 60 और 30 क्या होता है, 90 होता है। तो 90 को आप क्या कहते हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। इसका मतलब है 60 और 30 भी आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल आपके सामने आ जाए कि 85 डिग्री लिखा हुआ है, मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे मुझे कोई दूसरा एंगल ऐसा चाहिए जो मैं इसमें सम करूं तो मेरे पास 90 आना चाहिए। क्यों, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब ही होता है जब भी दो एंगल्स को मैं सम करूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, 90 डिग्री आना चाहिए। तो सिंपली फॉर एग्जांपल अगर एक एंगल 85 है तो दूसरा क्या होगा, जाहिर सी बात है 5 डिग्री। जब आप 85 और 5 को ऐड करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 90 डिग्री। तो आपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड कर लिया, सही है। तो ये होता है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। उसके बाद आता है आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का क्या मतलब होता है, अगर किसी भी दो एंगल्स का सम 180 आ जाए तो अब वो जो एंगल्स हैं वो आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये चीज़ें मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, बोर्ड छोटा है तो जगह नहीं मिल रही होती। फॉर एग्जांपल कोई भी दो एंगल्स आ जाए, आपके पास आ जाए जी 120 आ जाए और दूसरा एंगल आ जाए 60 डिग्री। अगर मैं आपसे पूछूं ये एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री हैं या सप्लीमेंट्री हैं, अगर कॉम्प्लीमेंट्री होंगे तो इनका सम क्या होगा, 90 डिग्री, और अगर सप्लीमेंट्री होंगे तो इनका सम क्या होगा, 180 डिग्री। तो अगर आप देखो तो 120 और 60 क्या होता है, 180 होता है। तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल्स आपस में क्या हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं, सही है। या फिर कोई और एग्जांपल ले लो, फॉर एग्जांपल आपके सामने आ जाएगी 170 डिग्री एक एंगल है, मुझे चाहिए सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो मुझे अब दूसरा एंगल कौन सा होना चाहिए, सिंपली आपको 10 डिग्री चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको पता है दो एंगल्स का सम अगर मुझे सप्लीमेंट्री बनाना है तो उसका सम 180 आ जाएगा। तो अगर आपके पास एक एंगल 170 गिवन था और आपको सप्लीमेंट्री एंगल चाहिए तो दूसरा एंगल वो होगा जो आपको सम करने पर 180 दे दे। तो सिंपली आपका वो एंगल 10 डिग्री होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो एंगल्स हों, कोई एक θ1 हो और θ2 हो, इसका मतलब है दो एंगल्स हों, अगर उनका सम 180 आ रहा है तो सप्लीमेंट्री, अगर 90 आ रहा है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक एंगल आ रहा है 90 और आपसे पूछा जा रहा है मुझे इसका सप्लीमेंट्री एंगल बताओ, आप सिंपली ये वाला फार्मूला लगाओ, 8 डिग्री प्लस b डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, सही है। इसका मतलब है सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। तो आपके पास एक गिवन है 90 डिग्री, मतलब कि कोई भी एक एंगल आपके पास 90 डिग्री गिवन है, आपको दूसरा एंगल चाहिए जो इसका सप्लीमेंट्री एंगल हो। सिंपली आप क्या करो, b वाले एंगल को फाइंड करो, मतलब कि दूसरा एंगल फाइंड करो। 90 वहाँ चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, b इज इक्वल टू 180 माइनस 90, इसका मतलब है दूसरा एंगल भी आपका 90 है। तो देखो जब आप 90 और 90 को ऐड करते हो तो आपके पास 180 आता है, इसका मतलब है 90 और 90 आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो ये एक बेसिक सी चीज़ें आपको याद करनी है, और जो भी अब हम बातें यहाँ पर लेके चल रहे हैं वो आगे काम आएंगी, तो एक एक बात को नोट करते जाना। अब देखो फॉर एग्जांपल कोई भी दो स्ट्रेट लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर आपके पास चार एंगल्स बन रही होती हैं। जब भी दो स्ट्रेट लाइन आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, फॉर एग्जांपल एक ये लाइन है दूसरी ये लाइन है, ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, तो आपके सामने चार एंगल्स बन रहे हैं। एक एंगल को मैंने नाम दिया है ए बी सी डी, तो ये आपके पास चार एंगल्स आ गए। अब आपके पास ये जो वर्टिकल एंगल्स होंगे ना, इनको आप बोलते हो वर्टिकल एंगल्स। ए और सी ये आपस में क्या है, वर्टिकल एंगल्स, ये आपके हमेशा आपस में इक्वल होंगे। और ये जो दो एंगल्स हैं इनको भी आप कहोगे वर्टिकल एंगल, ये हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहाँ पर जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट करें तो उनके दरमियान चार जो एंगल्स बनेंगे, तो वर्टिकल एंगल्स आपके हमेशा इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर ए बराबर आ जाएगा सी के, मतलब कि जो ए वाला एंगल होगा वो सी वाले एंगल जैसा ही होगा, इक्वल होंगे, बराबर होंगे, और ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। तो ये होता है आपका फॉर टू इंटरसेक्टिंग लाइंस का कॉन्सेप्ट एंगल्स के तौर पर। तो याद रखना, जब भी दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं तो उनके वर्टिकल एंगल्स आपस में बराबर होते हैं। तो ए जो एंगल होगा वो बराबर होगा सी एंगल के, और बी एंगल बराबर होगा डी एंगल के। तो ए बराबर है सी के, बी बराबर है डी के, और आप इनको क्या कहते हो, वर्टिकल एंगल्स कहते हो। अब देखो उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करते हैं। अगर आप इस चीज़ को देखो तो आपके सामने ये एक फिगर गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है कि मुझे y की वैल्यू बताओ। अब आप कैसे बताओगे, देखो एक चीज आप नोटिस करते जाओ, जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप अप्लाई करने की कोशिश करो। यहां पर अगर आप देखो तो ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, अभी इसको छोड़ दो, ये एक लाइन और ये दूसरी लाइन, ये आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर, ठीक है। और आपको पता है जब दो लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकल एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इसका मतलब ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये मैंने अभी आपको वर्टिकल एंगल्स में बताया।
तो ये दोनों आपस में एंगल इक्वल और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब है आप 4x इज इक्वल टू 2y माइनस 40 लिख सकते हो। तो आप यहाँ पर पहले ये लिखो, क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल एंगल्स हैं, दो इंटरसेक्टिंग लाइंस के दरमियान वर्टिकल एंगल्स आपस में क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। तो आप लिख सकते हो 2y माइनस 40 इज इक्वल टू 4x। सिंपली इस इक्वेशन को थोड़ा सा बैलेंस में रख दो, 4x, ये 2y वहाँ चला जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू में माइनस का 40 ही रख दो। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे दो। सही है। अब अगर आप नीचे वाले एंगल्स को देखो, ये जो दो एंगल्स हैं ये एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। ये देखो, ये 3x और y जो भी एंगल हैं ये एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। और मैंने आपको पढ़ाया था स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? 180 के बराबर होता है। तो इसका मतलब है 3x और y का सम क्या आ जाएगा? 180 के। तो दूसरा इक्वेशन आपके सामने आ गया, 3x प्लस का y बराबर हो जाएगा 180 के। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स बन रहे हैं। तो देखो आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। अब आपसे पूछ क्या रहा है? मुझे y की वैल्यू बताओ। तो आप इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करो। तो सिंपली आपके पास क्या आ जाएगा? x और y की वैल्यू आ जाएगी। सिंपली आपको y चाहिए तो आप y के लिए फाइंड करो। अब आप देखो, पहले मैं आपको एलिमिनेशन मेथड मैंने आपको पढ़ाया था वही फॉलो करो। इस कोएफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करो पूरी इक्वेशन के साथ, और इसके कोएफिशिएंट को इस इक्वेशन के पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करो। तो ये आपके पास क्या आएगा? 3 को पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करो, 3 4 द 12x माइनस का 3 2 द 6y इज इक्वल टू 3 को 40 के साथ भी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का 120। ठीक है। अब इसका कोएफिशिएंट इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करो, 4 को मल्टीप्लाई करो इस इक्वेशन के साथ, क्या आ जाएगा? 12x, और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 4y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 720 आ रहा है आपके पास। ठीक है। अब आप इनको क्या करो? माइनस कर दो। सही है। मैंने क्या किया? इस कोएफिशिएंट 4 को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, इस कोएफिशिएंट 3 को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन मैं अब इनको माइनस कर रहा हूं। तो ये आपका तो कट हो जाएगा सिंपली, ये प्लस का है नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो आपके इस वक्त क्या बचेगा? माइनस का 10y। देखो नेगेटिव और 6y और 4y नेगेटिव, कितना हो जाएगा? माइनस का 10y इज इक्वल टू, ये कितने हो जाएंगे आपके पास? आपके पास हो जाएगा 840 माइनस का हो जाएगा सिंपली। तो ये माइनस यहाँ से कैंसिल, जीरो आपस में कैंसिल, y का वैल्यू क्या आ गया? 84। तो सिंपली आप यहाँ पर रख सकते हो y का वैल्यू 84। तो इसका मतलब है आपने जब इन एंगल्स को देखा तो आपके पास को y का वैल्यू क्या आया? 84। सिंपली जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं उन्हीं को मैंने अप्लाई किया है। जो इंटरसेक्टिंग लाइंस की उनके वर्टिकल एंगल्स जो है वो मैंने इक्वल में रखे, तो मेरे पास एक इक्वेशन आ गई। और जो स्ट्रेट लाइन में एंगल्स थे उनको मैंने 180 के सम के बराबर रखा, तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। सिंपली मैंने y की वैल्यू फाइंड की, मेरे पास क्या आई? 84। ओके। तो इसको आप थोड़ा सा कवर कर दो। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, ये भी इन्हीं दो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। अगर आप यहाँ पर देखो तो एक ये लाइन और ये दूसरी लाइन और ये तीसरी लाइन, ये आपस में इंटरसेक्ट कर रही है। तो अगर आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस के जो वर्टिकल एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, और अगर यहाँ पर एक चीज़ देखो तो यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन भी है और उसके ऊपर भी एंगल्स बन रहे हैं। तो आपसे ये क्या पूछ रहा है? मुझे y की वैल्यू बताओ। देखो क्या अप्रोच होनी चाहिए आपको इसको सॉल्व करने की। पहली बात अगर आप देखो तो ये जो x एंगल, 3x एंगल और 2x एंगल, ये आपका एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहा है, ओ इस लाइन पर बन रहा है। ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला एक एंगल बन रहा है, एक ये एंगल, और मतलब कि ये तीन एंगल्स आपके एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। जब भी स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स बनते हैं उनका सम क्या होता है? 180 होता है। सिंपली आप सबको 180 के सम के बराबर रख दो। तो 2x प्लस 3x, यहाँ से मैं ऊपर से रख देता हूँ, x प्लस 3x प्लस का 2x कितने के बराबर आ जाएगा? 180 के बराबर आ जाएगा। क्यों? ये जो तीनों एंगल्स हैं वो आपकी स्ट्रेट लाइन पर बन रही हैं। स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स होते हैं उनका सम किसके बराबर होता है? 180 के बराबर होता है। तो x, 3x और 2x ये आपकी इस स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, तो मैंने उनको 180 के सम के बराबर रख दिया। अब आप यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करो। आपके पास क्या आएगी? 4x, और ये कितना हो जाएगा? 6x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। सिंपली टेबल लगाओ, आपके पास x की वैल्यू क्या आएगी? 30। सही है। अब आप क्या करो, यही एक अगेन जो है वो फिगर बनाओ। फॉर एग्जांपल मैं ये फिगर यहाँ पर अगेन बना देता हूँ आपकी आसानी के लिए, मैं आपको समझाने के लिए ये कर रहा हूँ बार बार, वरना यहीं से आंसर आ जाता। ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा सही से बना देना। मेरी जो ज्योमेट्री में एंगल्स होती हैं वो बिल्कुल भी मज़ेदार नहीं बनती। फॉर एग्जांपल यही आ गया। अब आप देखो तो जहाँ पर x है वहाँ पर हमारा वैल्यू क्या आ रहा है? 30। तो आप सिंपली उसकी जगह 30 लिख दो। इसका मतलब है यहाँ पर x का, तो यहाँ पर 30 एंगल था, इसका मतलब है यहाँ पर 3x था, इसका मतलब है 3 को 30 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर इसका मतलब है 90 एंगल था। अभी फॉर एग्जाम्पल हम यही लगा देते हैं। और उसके बाद 2x है, इसका मतलब है आपके यहाँ पर 60 एंगल था। अब यहाँ पर y तो हमारे पास अभी तक नहीं आई,
यहाँ पर 3x, इसका मतलब है कितना हो गया 90 एंगल हो गया। अब आप अगर देखो तो y को सॉल्व कैसे करोगे, आपको पता है जब भी दो स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकल एंगल्स क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो यहीं पर अगर आप ये वर्टिकल एंगल्स देखो तो इक्वल है, इसका मतलब ये वर्टिकल एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर एक वर्टिकल एंगल 30 है तो उसका वर्टिकल एंगल उसके साथ क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। उसका मतलब है y का वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब देखो आपके सामने एक क्वेश्चन आया, इन द फिगर इफ कोशेंट ऑफ a एंड b 7/2 देन b इज इक्वल टू व्हाट। आपके सामने एक क्वेश्चन है कि कोशेंट जो बराबर है a और b का वो 7/2 के बराबर है, देन मुझे बताओ कि b का वैल्यू क्या होगा। इसका मतलब है कोशेंट ऑफ a b हो जाएगा a अपान में b इज इक्वल टू 7/2। यहाँ से फॉर एग्जाम्पल b वहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 7/2b, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप इस फिगर को देखो, ये भी फिगर गिवन है, तो इस पर देखो तो a और b के जो एंगल्स हैं वो एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, और स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल्स बन रहे होते हैं उनका सम क्या होता है 180 के बराबर। तो इसका मतलब है a प्लस b क्या हो जाएगा 180, सही है। अब आपके पास a का वैल्यू गिवन है वो बराबर है 7/2b, तो आप उसकी जगह पुट कर दो 7/2b प्लस b इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। यहाँ पर एलसीएम लो, क्या हो जाएगी 2 एलसीएम 7b प्लस का 2b हो जाएगा इज इक्वल टू 180। सिंपली इसको फर्दर कंटिन्यू करो, 2 को वहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो तो यह हो जाएगा आपका 9b 7 और 2b, और यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 180 के साथ, तो आपके पास क्या आएगा 360। अब आप टेबल लगाओ 9 1 9 9 4 9 36, इसका मतलब है b का वैल्यू आपके पास क्या आ रहा है 40, सही है। पहले डेटा गिवन थी कि कोशेंट ऑफ a भी बराबर है 7/2, तो मैंने a अपान b इज इक्वल टू 7/2 रखा और a का वैल्यू निकाल लिया। उसके बाद फिगर में अगर आप देखो तो a और b स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स बन रहे हैं और उनका सम क्या होगा 180 के बराबर, तो मैंने a प्लस b इज इक्वल टू 180 लिख दिया। अब मेरे पास a वैल्यू गिवन है, a की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दिया और मेरे पास b का वैल्यू आ गया, और मुझसे पूछ भी क्या रहा है b का वैल्यू। सिंपली b का वैल्यू क्या आ जाएगा 40। तो एंगल्स को देखकर, क्वेश्चन को देखकर, डेटा को देखकर आप इंशाल्लाह आसानी से सॉल्व कर सकते हो, और बिल्कुल ईजी होते हैं। ज्योमेट्री एक मज़ेदार टॉपिक है। देखो ये जो अब टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंगल्स को समझने के लिए, एंगल्स के रिलेशन को समझने के लिए। तो अगर आपने ये अच्छे से सुन लिया कंसंट्रेशन के साथ, तो आपके पास कोई भी फिगर आ जाए तो आप आसानी से उनके एंगल्स को फाइंड कर सकते हो। अब देखो व्हेन पैरेलल लाइंस कट बाय अ ट्रांसवर्सल, जब भी दो पैरेलल लाइंस किसी ट्रांसवर्सल से कट हो रही हो। ट्रांसवर्सल आप ऐसी लाइन को कहते हो जो किसी सिस्टम ऑफ लाइंस को कट कर रहा होता है। तो सिंपली अगर यहाँ पर ये दो लाइंस पैरेलल हैं और ये वाली लाइन इनको कट कर रही है तो आपका ट्रांसवर्सल क्या है, ये वाली लाइन आपका ट्रांसवर्सल है। अब देखो पहले मैं आपको एक एक करके केस बताऊंगा, उसके बाद मैं एंड में आपको कंप्लीटली बताऊंगा कि आप कौन से एंगल को क्या कर सकते हो। अब देखो पहले आपके पास एंगल्स आते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये वाला बॉक्स मैंने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में, इसमें मैंने अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स समझाए हैं। तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत हो जाना कि कौन सी चीज़ किसके साथ मिल रही है, ये वाली अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है, एंड देन ये मैंने डिटेल में एक ही बना दिया है, तीनों का मिक्सचर कर दिया है। अब देखो पहले आपके पास आता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये एंगल्स कौन से होते हैं, देखो ये एंगल्स ये वाले होते हैं। ये जो आपके पास दो एंगल्स बन रहे हैं आपस में, ये होते हैं आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पर जो ये वाला एंगल बन रहा है और ये वाला एंगल बन रहा है, ये आपस में हमेशा इक्वल होंगे, और यहीं पर यहाँ पर जो ये वाला एंगल बन रहा है और ये B2 वाला जो एंगल बन रहा है, ये भी आपस में इक्वल होंगे। तो ये जो आपके पास दो एंगल्स है ना, एक ये वाला एंगल और दूसरा ये वाला, ये दोनों आपस में क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। और ये जो दो एंगल्स हैं ये भी आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, सही है। तो ये आपस में इक्वल होते हैं, तो तभी मैंने लिख दिया A1 और A2 का एंगल आपका हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। B1 और B2 का हमेशा एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये आपके कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं जो मैंने नहीं लिखा। अल्टरनेट एक्सटीरियर, ये तो इंटीरियर की बात हो गई ना, ये दो एंगल्स आपस में इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर, ये दो एंगल आपस में इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर। अल्टरनेट एक्सटीरियर भी होता है, वो कौन सा होता है, ये वाले एंगल्स, ये जो ऊपर आपका एक ट्रायंगल एक एंगल है और ये दूसरा एंगल यहाँ पर, तो ये दो एंगल्स जो है ना आपके एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इसको मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल एंगल 1 और एंगल 2। तो ये जो आपके पास एंगल्स है ना, एक ये वाला एंगल और दूसरा ये वाला एंगल, ये आपके पास होते हैं एक्सटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और ये आपके इक्वल होते हैं। तो मैं लिख देता हूँ एंगल 1 और एंगल 2 आपका इक्वल होता है। ये देखो ये जो बार एंगल बन रहा है एंगल 1, और यहाँ पर ये जो बार एंगल बन रहा है ट्रांसवर्सल के साथ, तो सिंपली ये क्या होता है आपका अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ये तो आपके पास इंटीरियर है ना, देखो अंदर बने हुए हैं, ये आपके पास क्या होंगे,
एक्सटीरियर एंगल्स, इनको आप कहते हो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। तो ये भी आपके इक्वल होते हैं। यही आप यहाँ पर भी एंगल बना सकते हो अल्टरनेट एक्सटीरियर, इसको मैं 3 का नाम देता हूँ और यहाँ पर ये एंगल बना दो, इसको मैं यहाँ पर 4 का नाम देता हूँ और मैं लिख देता हूँ 3 बराबर होता है 4 के। सही है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं? ये दो एंगल्स जो A1 और A2 ये आपस में हमेशा इक्वल होंगे, और ये दो एंगल्स इसको आपस में आप हमेशा इक्वल होंगे B1 और B2। आपके पास अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स भी होते हैं। इसका मतलब है ये जो ऊपर एक एंगल बना है ये आपका इस एंगल के साथ इक्वल हो जाएगा, ये जो नीचे एंगल बना है, और ये जो दूसरा एंगल होता है नीचे और ये ऊपर वाला इस साइड वाला एंगल ये आपका हमेशा क्या होता है? आपस में इक्वल होते हैं। तभी मैंने लिखा अल्टरनेट एंगल 1 जो एक्सटीरियर वाला है और एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे, और ये एंगल 4 एंगल 3 आपस में इक्वल होंगे। तो ये जो इंटरनल वाले हैं इनका रिलेशन क्या होगा? A1 और A2 आपस में बराबर, B1 और B2 आपस में बराबर, इनको आप क्या कहोगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये जो एंगल 1 और एंगल 2 है ये इनको आप कहोगे अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स ये भी होते हैं एंगल 3 और एंगल 4 ये आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और जो मैंने आपको पहले पढ़ाया वर्टिकल एंगल्स वो भी आपको याद करना है। ठीक है, ताकि हम बारी बारी लेके चलें। अच्छा जी, अच्छा इसको आप जेड थ्योरम भी कहते हो। ये आपकी एक जेड की शक्ल दे रहा होता है। ये मैं अभी कहाँ पर बना दूँ? फॉर एग्जाम्पल ये देखो, अगर आप इस चीज़ को नोटिस करो तो ये एक जेड वाली शक्ल बना रहा है, यहाँ से लेके फिर ये यहाँ तक जा रहा है। इसका मतलब है ये एक जेड की शक्ल बना रहा है, उसके बाद ये एक्सटेंड हो रहा है। सिंपली आप ये समझो, सही है, ये एक जेड की शक्ल बना रहा है, तभी आप इसको जेड थ्योरम भी कहते हो। तो जेड थ्योरम में क्या होता है? सिंपली आपके पास ये वाला एंगल इसके आपस में बराबर हो जाते हैं, और ये वाला एंगल इस एंगल के साथ बराबर हो जाता है। तो सिंपली आप इसको जेड थ्योरम भी कह रहे होते हो। सही है। और ये मैंने आपको बता दिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और एक्सटीरियर भी मैंने आपको बता दिया। इसको आप जेड थ्योरम भी कहते हो, एक ही चीज़ होती है। सही है। और जेड थ्योरम भी मैंने इसी तरह आपको बता दिया। तो ये दो एंगल जेड थ्योरम में बराबर और ये दो एंगल आपस में बराबर। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की। देखो करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे होंगे? अगेन कोई ट्रांसवर्सल अगर दो पैरेलल लाइंस को कट कर रहा है तो वहां पर आप एंगल्स का रिलेशन कैसे देखोगे? देखो यहां पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं आपके? ये वाला एंगल, अगर इस लाइन का ये वाला एंगल है तो इसके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएगा? ये वाला एंगल हो जाएगा। तो इसका मतलब है A1 और A2 आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, और ये क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। अगर दूसरी साइड यही करस्पॉन्डिंग यहां पर निकालो तो इसका करस्पॉन्डिंग इसके साथ आ जाएगा, तो इसका मतलब है B1 वाला एंगल B2 के साथ करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। यहीं पर अगर मुझे कोई और करस्पॉन्डिंग निकालना है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी आपस में करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। इनको मैं C1 और C2 का नाम देता हूँ। ये आपके क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो ये मैं लिख देता हूँ C1 आपका बराबर होता है C2 के, ये भी आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ एक और पेयर की, यहाँ पर भी आपका करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहा है। अगर ये एंगल ऐसे बन रहा है, यहाँ पर भी ऐसे ही बन रहा है, तो सिंपली ये दोनों आपस में क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इनको मैं D1 और D2 का नाम देता हूँ। तो सिंपली D1 और D2 भी आपके पास इक्वल होते हैं। सही है। तो ये होता है आपके पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर ये एंगल इस तरह बन रहा है, दूसरी लाइन पर भी इसी तरह बन रहा है, तो इसका मतलब ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और ये इक्वल होते हैं। तो ये इस तरह जा रहा है, ये भी इस तरह एक ही एंगल है, और पैरेलल लाइंस पर याद रहे बन रहा है, तो ये इक्वल होंगे। अगर यही करस्पॉन्डिंग इसके साथ निकालोगे तो ये है इसका करस्पॉन्डिंग, तो ये इक्वल होंगे। अगर इसका करस्पॉन्डिंग निकालोगे तो इसका करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल है, तो ये आपस में इक्वल होंगे। और अगर आप इसका करस्पॉन्डिंग निकालोगे तो ये वाला इसका करस्पॉन्डिंग हो जाएगा एंगल, और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। और ये आपका क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब देखो उसके बाद आपके सामने कुछ और एंगल्स होते हैं जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पर ही बन रहे होते हैं। जैसे आपके पास ये वाले एंगल्स बन रहे हैं, तो ये आपका तीसरा एंगल्स का रिलेशन हो सकता है। इनको भी आप इंटीरियर एंगल्स कैसे कह सकते हो। और ये जो एंगल्स हैं आपकी ट्रांसवर्सल की साइड पर ही बन रहे होते हैं, सेम साइड पर बन रहे होते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर आपके ये वाले जो एंगल्स हैं, एक ये वाला एंगल और दूसरा ये वाला एंगल, ये आपस में हमेशा इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पर बार बार इक्वल की बात हो रही है ना, यहाँ पर इक्वल की बात नहीं होगी। यहाँ पर क्या होगा? ये जो आपके पास इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं ट्रांसवर्सल की सेम साइड वाले, उनको आप जब सम करते हो तो वो 180 के बराबर आ जाते हैं। देखो ये वाला जो एंगल होगा, ये वाला एंगल जो होगा, ये दोनों एंगल का जो सम होगा वो आपका 180 के बराबर होगा। और यही अगर ये वहाँ पर देखो तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के साथ क्या बनाएगा? इंटीरियर एंगल विद सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, और इनका सम भी आपको 180 के बराबर ही मिलेगा। तो ये दो एंगल्स आपस में क्या होते हैं? इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल की सेम साइड वाले, इनका सम क्या होगा? 180। और यही अगर आप इन चीज़ों में भी देखो, इन एंगल्स में भी देखो, तो ये भी सम आपका 180 के बराबर ही आएगा।
अब देखो अगर मैं इन सब चीज़ों को एक ही आप ये समझो सम अप कर दूं, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने पेयर ऑफ लाइन बनाई और उस पे ऊपर जो है ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। अब आपने देखा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होते हैं, सिंपली ये दो एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पर वो कौन से हैं, एफ और एच, सी और ई, ये आपके क्या हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। यहाँ पर हमने बात की ये दोनों आपस में क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये आपस में इक्वल होते हैं। अगर हम अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बात करें तो ए और जी आपस में इक्वल हो जाएगा, डी और यहाँ पर एफ आपस में इक्वल हो जाएगा। तो ये आपके कौन से होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। जैसे हमने यहाँ पर बात की एंगल 1 और 3, 2 आपस में बराबर है, 3 और आपस में 4 बराबर है। तो यहाँ पर भी वो मैंने सम अप करके लिख दिया। अगर हम इसी में देखें करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से हैं, तो सिंपली यहाँ पर ए और ई क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। बी और एफ क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग हो जाएगा। अच्छा ये एफ है आपके पास, ये बी है, थोड़ा सा डिफरेंस देख लेना, सही है। और उसके बाद दूसरे करस्पॉन्डिंग कौन से हो सकते हैं, आपके पास ये जो ए है, ई है, ये आपस में करस्पॉन्डिंग है, इक्वल होंगे। आपके पास जो बी है और आपके पास जो एफ है, ये दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग है, ये आपस में इक्वल होंगे। और उसके बाद ये जो आपके पास सी और जी है, ये भी करस्पॉन्डिंग है, तो इक्वल होंगे। उसके बाद जो आपके पास डी और एच है, ये भी आपके पास करस्पॉन्डिंग है, तो आपस में इक्वल हो सकते हैं। जैसे हमने करस्पॉन्डिंग में यहाँ पर पढ़ा, ये ए एंगल और A2 एंगल आपस में जो है वो करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पर कौन से वो एंगल है, ए और ई वाला एंगल, ये आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे। अगर आप C1 और C2 की बात करो तो यहाँ पर वो कौन से एंगल हैं, बी और एफ, ये आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे। अगर आप यहाँ पर बात करो B1 और B2 की, तो यहाँ पर वो कौन से एंगल है, डी और एच, ये आपस में करस्पॉन्डिंग होंगे। और यहाँ पर अगर आप बात करो जी D1 और D2 की, तो यहाँ पर वो कौन से एंगल हैं, C और G, इसका मतलब ये एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। और ये कौन से एंगल्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। इसी में अगर हम देखें इंटीरियर एंगल्स जो सेम साइड पर बन रहे हैं ट्रांसवर्सल की, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा, ये दो एंगल्स, इनका सम आपका 180 के बराबर होगा। इसका मतलब है यहाँ पर बी और ई का सम किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। यहीं पर हमने एक और एंगल्स पढ़े, इनका भी सम आपस में क्या होगा, 180 के बराबर होगा। और ये एंगल्स कौन से होते हैं, इंटीरियर एंगल्स। B1 और B2 का सम क्या हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर C और H का सम 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको कंप्लीटली डिटेल में बता दिया। और एक और चीज मैंने आपको पढ़ाई थी, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। वो कौन से होते हैं हमारे पास, अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइंस आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, दो लाइंस, तो उनके जो वर्टिकल एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। इसका मतलब है ए और सी भी यहाँ पर आपका इक्वल हो जाएगा, डी और बी भी आपस में इक्वल हो जाएगा। यहीं पर भी अगर आप देखो तो ई और जी भी इक्वल हो जाएगा, एच और एफ भी आपका इक्वल हो जाएगा। तो सिंपली आपको जो भी चीजें मैंने पढ़ाई हैं वो याद रखनी होगी, बाकायदा प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि आपको पता चल सके कौन सा एंगल किसके साथ रिलेशन में इक्वल आ रहा है, 180 बना रहा है, क्या सम बना रहा है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो वर्टिकल एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर एंगल्स, और ये जो आपके पास करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, आपके पास इंटीरियर एंगल्स हैं, तो ये सब चीज़ें आपके पास पता होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन एंगल भी मैंने आपको पढ़ाया, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री, ये आपको पता होंगी, तो आप आसानी से एंगल्स को फाइंड कर सकते हो। उसके बाद मैंने आपको एक फुल एंगल वाला कॉन्सेप्ट बताया था कि 360 के बराबर होता है आपका कंप्लीट एंगल, फुल एंगल। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कंप्लीट एंगल बन रहा है, तो इसका सम क्या हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। तो ए बी सी डी ई एफ, ये आपके जितने भी एंगल्स बन रहे हैं कंप्लीट रोटेशन में, इनका सम आपका 360 के बराबर होता है। तो मैंने लिख दिया ए एंगल, बी एंगल, सी एंगल, डी एंगल, ई एंगल, एफ एंगल 360 के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो कुछ एग्जाम्पल्स अगेन करते हैं एंड देन हम अपने फर्दर टॉपिक पर मूव करते हैं। आपके सामने एक ये क्वेश्चन गिवन था और आपसे पूछ रहा था कि मुझे x की वैल्यू बताओ। यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा था, x की वैल्यू बताओ। तो आप कैसे बताओगे। अब अगर आप एक चीज़ नोटिस करो कि आपके पास जो थोड़ी बहुत अननोन चीज़ें हैं, तो वो आप फाइंड करने की कोशिश करो अपने माइंड से, जो आपने चीज़ें पढ़ी हैं, जो आपने कॉन्सेप्ट को देखा है। अगर आप देखो तो यहाँ पर ये दो लाइंस, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं यहाँ पर, तो इसका मतलब है इसके वर्टिकल एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इसका वर्टिकल एंगल इसके साथ क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब है यहाँ पर तो x ही आएगा। अगर वर्टिकल एंगल यहाँ पर x है तो इसके अपोजिट में जो भी एंगल वर्टिकल है वो क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। सही है। अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, करस्पॉन्डिंग एंगल, यहाँ पर ये एंगल 37 के बराबर है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल ये वाला इसके भी 37 के बराबर हो जाएगा सिंपली। अब देखो ये जो इस लाइन पर एंगल्स बन रही हैं 58 डिग्री, x डिग्री, 37 डिग्री, ये आपकी स्ट्रेट लाइन पर एंगल्स बन रही हैं। देखो ये वाली एक स्ट्रेट लाइन है, इस पर ये एंगल्स बन रही हैं 58, x और 37। अब आपको पता है स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल्स हों वो 180 के बराबर होती हैं। तो सिंपली क्या करोगे, 37 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 58 डिग्री को आप क्या कर दो, 180 के बराबर रख दो। सही है। अब देखो x डिग्री को यहीं रहने दो, 37 और 58 को वहाँ लेके जाओ, तो क्या हो जाएगा, 180 में से माइनस हो जाएगा 37 भी और 58 भी। सही है। तो ये क्या हो जाएगा, x डिग्री बराबर हो जाएगा 180 के माइनस कर दो
37 और 58, पहले ये देखो होते कितने हैं यहाँ पर देख लेते हैं भाई। बच्चों वाली चीज़ें भी खुद करना क्योंकि वहाँ पर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। 95 हो रहा है तो इसका मतलब है माइनस हो जाएगा 95। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 में से 95 को माइनस करो, इसका मतलब है 85 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 85 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो x का वैल्यू आपके पास 85 डिग्री आ गया सिंपली। तो आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को यूज़ करके भी आसानी से कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है एक दो एंगल गिवन है आप कहोगे यार यहाँ पर तो डेटा ही नहीं है मैं क्या करूँ। जिस क्वेश्चन की डेटा कम गिवन होती है इसका मतलब है वो क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली आसानी से हो सकता है। तो आप कॉन्सेप्ट को याद रखो, जो मैंने चीज़ें पढ़ाई उनको अप्लाई करने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन आया ये वाला, आपसे पूछ रहा था अगेन x की वैल्यू बताओ। अब आपने यहाँ पर एक कंप्लीट एंगल वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा कि जितने भी एंगल्स कंप्लीट बन रहे होंगे उनका सम किसके बराबर होता है, 360 के। तो सिंपली सबका सम कर दो ना, 5x + x + 20 240 इज इक्वल टू 360 हो जाएगा। कैसे होगा, 5x और 1x, इसका मतलब है 6x। 240 को वहां लेके जाओ, 360 में से 240 माइनस हो जाएगा, आपके पास कितना बचेगा, 6x इज इक्वल टू आपके पास कितना बचेगा जी, 120 बचेगा। और यहाँ पर टेबल लगा दो, 6 1 6 2 6 12, इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 20 आ जाएगी। अब अगर आपको प्रूफ भी करना है तो कर सकते हो। अगर यहाँ पर 20 पुट कर दोगे तो ये बन जाएगा 100 एंगल, यहाँ पर ये 20 पुट करो तो ये हो जाएगा 20 का एंगल, और यहाँ पर 240 गिवन है। तो यहाँ पर अगर आप देखो 240 और 20 कितना हो जाएगा, 260 और 100 कितना हो जाएगा, 360। तो आपके पास कंप्लीट एंगल क्या बन रहा है, 360। तो आप प्रूफ भी कर सकते हो और इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अब हम ट्रायंगल को देखते हैं। देखो ट्रायंगल को हम जल्दी जल्दी देखते हैं और आपको इसका बारे में पता भी होगा। ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसी फिगर जिसमें 3 साइड्स हों और 3 एंगल्स हों, उनको आप क्या कहते हो, ट्रायंगल कहते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके सामने एक फिगर गिवन है, इसमें देखो 1 2 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स है, जिसको मैंने नाम दिया है अल्फा बीटा गामा। तो ये होता है आपका एक ट्रायंगल। एक चीज़ याद रखना, ट्रायंगल में जो साइड सबसे बड़ी होगी उसका एंगल भी सबसे बड़ा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर अल्फा का एंगल, ए का एंगल अल्फा है और बी का एंगल बीटा है, सी का एंगल गामा है, तो अगर ए साइड बढ़ जाती है तो अल्फा एंगल भी बढ़ जाएगा, बी साइड बढ़ जाती है तो बीटा एंगल भी बढ़ जाएगा। और जो साइड सबसे बड़ी होगी उसका एंगल भी सबसे बड़ा होगा, जो साइड सबसे छोटी होगी उसका एंगल भी सबसे छोटा होगा। अच्छा, उसके बाद जो एंगल्स होते हैं आपके पास, जो ट्रायंगल के एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स होते हैं अल्फा बीटा गामा, उनका सम जो बराबर होता है वो 180 के बराबर होता है। तो ट्रायंगल के जो 3 एंगल्स होते हैं उनका सम किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। ट्रायंगल में कुछ टाइप्स आते हैं वो पढ़ लेते हैं। आपके पास पहला ट्रायंगल आता है स्केलिन ट्रायंगल। स्केलिन ट्रायंगल वो होता है जिस ट्रायंगल में तीनों साइड्स आपस में अनइक्वल हो, इक्वल ना हो। फॉर एग्जांपल कोई भी एक ट्रायंगल बना हुआ हो इस तरह का, कोई भी एक, तो अगर उनके साइड्स इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है वो आपका क्या है, स्केलिन ट्रायंगल है। ठीक है, उसके बाद आपके सामने गिवन है आइसोस्केल ट्रायंगल। आइसोस्केल ट्रायंगल वो होता है जिसमें ऐसा ट्रायंगल 2 साइड्स उसमें इक्वल होती हैं, तो उनको आप क्या कहते हो, आइसोस्केल ट्रायंगल। फॉर एग्जांपल कोई ट्रायंगल है उसमें 2 साइड्स आपस में इक्वल हैं, जैसे ये 2 आपस में साइड्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब ये आपका कौन सा ट्रायंगल है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। अब जो डेफिनेशन आ रही है उसमें एट लीस्ट का वर्ड भी यूज़ कर रहे हैं, तो बस आप अभी याद रखो कि 2 साइड्स कम से कम इक्वल होनी चाहिए, तो वो आपका क्या होगा, आइसोस्केल ट्रायंगल। तो जिस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल है इसका मतलब है वो आइसोस्केल ट्रायंगल है। याद रखो ये जो लाइंस में लगा रहा हूँ ना साइड्स पर, इसका मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो ये जो इसके ऊपर साइड्स लगी होती हैं लाइंस या इस तरह लगी होती हैं, इसका मतलब है ये इक्वल की बात कर रहा है, इन दोनों की डेटा सेम ही है, आप ये समझो। तो ये 2 साइड्स आपस में इक्वल हैं, तो लाइन लगा हुआ हो तो समझ जाना दोनों साइड्स इक्वल हैं, या डबल लाइन भी लगा हुआ हो तो समझ जाना वो लाइन इक्वल है। सही है। उसके बाद आपके पास ट्रायंगल होता है इक्विलेटर ट्रायंगल। इक्विलेटर ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल हों। कोई भी एक ट्रायंगल आ जाए, अगर उनकी जो तीनों साइड्स हैं वो इक्वल आ जाए, इसका मतलब है तीनों साइड्स आपकी इक्वल हैं, तो वो आपका ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटर ट्रायंगल हो जाता है। अगर तीनों साइड्स इक्वल होंगे तो जाहिर सी बात है एंगल भी इक्वल आ जाएगा। तो सिंपली एंगल यहाँ पर क्या बन रहा होता है, 60 डिग्री का बन रहा होता है तीनों का। सही है, जब आप इसको सम भी करोगे तो 180 ही आएगा। तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स आपस में इक्वल हो तो वो आपका क्या होता है, इक्विलेटर ट्रायंगल, और इसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं, 60 के बन रहे होते हैं। अब देखो अक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। एंगल्स तो मैंने पढ़ा है अक्यूट ऑब्ट्यूज, अब ट्रायंगल में देखते हैं। अक्यूट एंगल ट्रायंगल आपका वो ट्रायंगल होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल्स आपके अक्यूट बन रहे हैं, लेस देन 90 बन रहे हैं, तो ऐसा ट्रायंगल आपका क्या कहलाएगा, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। सही है, 90 से कम एंगल्स बन रही हैं उसमें। उसके बाद आपके पास आता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो है वो आपकी 90 से बड़ी बन रही हो, ग्रेटर देन 90 हो, तो वो आपका जो ट्रायंगल होगा वो क्या कहलाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। उसके बाद आपके सामने गिवन होता है जी राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल आपका वो ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का बन रहा हो, ये सबसे फेमस ट्रायंगल है हमारा, तो वो ट्रायंगल क्या हो जाता है,
आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन जाता है। अब इससे रिलेटेड एक फार्मूला होता है जिसको आप कहते हो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये आपका क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम। इसको आप आसानी से राइट एंगल ट्राइंगल की अगर आपको साइड्स फाइंड करने तो आप आसानी से कर सकते हो। याद रहे राइट एंगल ट्राइंगल में ये जो सबसे बड़ी साइड होती है ना राइट एंगल ट्राइंगल में, वो आपकी हाइपोटेन्यूज होती है, और उसके सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और जो नीचे साइड बन रही होती है बेस होता है वो आपका, ठीक है। जो उसके एडजेसेंट साइड होती है वो आपका बेस होता है, और जो दूसरी साइड अपोजिट साइड है वो आपकी परपेंडिकुलर हो जाती है, सही है। तो ये होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। और आप इसको अगर साइड्स फाइंड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल आपके सामने एक ट्राइंगल गिवन हो इस तरह का, ठीक है, यहाँ पर आपके सामने 5 लिखा हो, यहाँ पर 3 लिखा हो, यहाँ पर 4 लिखा हो, चलो इसको अननोन कर देते हैं, यहाँ पर x लिखा हो और यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बना हो, इसका मतलब राइट एंगल ट्राइंगल आपके सामने गिवन है। आपसे पूछे मुझे x की वैल्यू बताओ, कैसे बताओगे, सिंपली ये वाला फार्मूला यूज करोगे। याद रहे ट्राइंगल की जो सबसे बड़ी साइड होती है वो आपकी हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। तो अगर आपको पता ना चले कि कौन सा हाइपोटेन्यूज है, याद कर लेना जो सबसे बड़ी साइड होगी वो आपका हाइपोटेन्यूज होगा, बाकी बेस परपेंडिकुलर आप इसको ले लो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस फार्मूले की। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर कौन सा है हमारा, हाइपोटेन्यूज ये वाला है, तो 5 स्क्वायर कर दो इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन सा है, 3 स्क्वायर कर दो प्लस बेस कौन सा है, x स्क्वायर कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 25 9 प्लस x स्क्वायर, 9 को इधर लेके आओ तो ये कितना हो जाएगा जी 16 इज इक्वल टू x स्क्वायर, स्क्वायर यहाँ पर रूट में आ जाएगा, तो इसका मतलब है x की वैल्यू आपके पास 4 होती, तो यहाँ पर आपकी 4 होती, x की वैल्यू क्या होगी 4। ये होता है आपका राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल की आप एरिया भी आसानी से फाइंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं ये चीज़ मिटा देता हूँ अब, ठीक है, मैं आपको यहीं पर बताता चला जाऊँ। देखो एरिया, पेरीमीटर, ये सब क्या होता है ये आपको पता होगा। अगर मुझे ट्राइंगल की एरिया चाहिए और अगर वो ट्राइंगल राइट एंगल है तो आप आसानी से कर सकते हो, वरना थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं, यहाँ पर जो है वो मैं इसकी साइड क्या ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 4 ले लेता हूँ, इसकी मैं 5 ले लेता हूँ, इसकी मैं 3 ले लेता हूँ, ठीक है। अब मुझसे पूछ रहा है मुझे इस ट्राइंगल की क्या बताओ, एरिया बताओ। तो ट्राइंगल की एरिया का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, सही है, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर हाइट आपकी ये वाली होगी जो 90 एंगल के साथ बन रही है, और बेस आपका 4 हो जाएगा। तो कैसे करोगे, सिंपली एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस आपके पास 4 गिवन है, हाइट आपके पास 3 गिवन है, क्या हो जाएगा 2 to the 4। इसका मतलब एरिया इस ट्राइंगल की क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो इस तरह से करोगे। पहले तो आप देखोगे कि वो आपका राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। उसके बाद आपके पास आता है राइट आइसोस्केल ट्राइंगल। सिंपली यहाँ पर क्या होगा, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री का बन रहा है और उसके 2 साइड्स आपस में इक्वल है, क्योंकि आइसोस्केल की बात हो रही है। जैसे ये वाला ट्राइंगल देखो, यहाँ पर एक एंगल 90 बन रहा है, इसका मतलब है राइट तो है, क्या आइसोस्केल है, दोनों की साइड आपस में इक्वल है, एंगल ट्राइंगल के 2 साइड्स आपस में इक्वल है। यहाँ पर ये अगेन बात कर रहा है इक्वल की, इसका मतलब है ये 2 साइड्स आपस में इक्वल है। किसी भी ट्राइंगल में या शेप में इस तरह साइन लगा है तो इसका मतलब वो चीज़ इक्वल है, या डबल यहाँ पर लगा है तो वो इक्वल की बात कर रहा होता है। तो इसका मतलब ये ट्राइंगल आपका क्या है, राइट आइसोस्केल ट्राइंगल, जिसमें 90 की एंगल बने और 2 साइड्स आपकी इक्वल होनी चाहिए, तो वो क्या होगा राइट आइसोस्केल ट्राइंगल। देखो एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या है, ये सिंपली आपके अंदर ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल्स बन रही हैं, और बाहर कोई एक्सटेंड होके एंगल बन रही है तो वो आपकी एक्सटीरियर है। अब एक चीज याद रखना, इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का हमेशा सम 180 के बराबर होता है। फॉर एग्जाम्पल इस बी के साथ ये ई एक्सटीरियर एक एंगल बनी हुई है, तो सिंपली इन दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। या फिर क्या होगा, ये जो आपके पास एक्सटीरियर एंगल बना है, जिस एंगल के साथ बना है उस एंगल को छोड़कर बकाया जो ट्राइंगल के रिमेनिंग 2 एंगल्स हैं उसके सम के इक्वल हो जाएगा। अब देखो ये ई वाला एक्सटीरियर एंगल बी के साथ बना हुआ है, तो बी को तो छोड़ दो, अब बी के अलावा जो एंगल्स हैं उस ट्राइंगल में वो उस एक्सटीरियर के सम के बराबर हो जाएंगे। सिंपली मतलब कि बी के साथ जो एक्सटीरियर बना हुआ है ई, ये बराबर हो जाएगा इन 2 रिमेनिंग एंगल्स के साथ। इसका मतलब है ए और सी का। अगर हम बात करें इस एक्सटीरियर की, तो एफ और सी तो आपस में इनका सम क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर क्या होता है 180 के बराबर होता है। अगर हम बात करें दूसरी, अगर यही एक्सटीरियर की बात करें, इस एक्सटीरियर का अब दूसरा क्या हो सकता है कि इसके साथ जो इंटीरियर एंगल है उसको छोड़ दो, बकाया जो इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम के बराबर ये हो जाएगा। अगर हम बात करें जी एक्सटीरियर एंगल की, तो जी के साथ जो इंटीरियर एंगल बना हुआ है वो उसके साथ तो 180 बनाएगा सम होके, लेकिन उसके अलावा जो एंगल्स हैं वो उनके सम के बराबर भी हो जाएगा। तो सिंपली आप कह सकते हो कि जी का जो एक्सटीरियर एंगल है वो आपका बराबर हो सकता है जो आपके रिमेनिंग अदर 2 इंटीरियर एंगल्स हैं बी और सी। तो ये मैंने लिख दिए, तो यहाँ पर ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं, तो ये जो जिसके साथ एक्सटीरियर है उसको छोड़ के रिमेनिंग जो एंगल्स होंगे उनके सम के बराबर होगा, और एक्सटीरियर और
जो आपके क्या कहते हैं इंटीरियर, ये मैंने बी पता नहीं, अच्छा ये मैंने एंगल का नाम लिखा है, एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर, मतलब कि आप ये समझो ये वाला एक्सटीरियर और ये वाला इंटीरियर आपस में क्या होंगे 180 के बराबर होंगे। ये वाला इंटीरियर सी और जो बार वाला एक्सटीरियर एफ है ये भी आपके पास सम होंगे 180 के। ये वाला ए और जी क्या हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा, इंटीरियर और एक्सटीरियर। और अगर हम बात करें ये एक्सटीरियर इसको छोड़ के बाकी जो रिमेनिंग एंगल्स हैं ट्राइंगल की उसके सम के भी बराबर हो जाएगा। तो इसी तरह आप हर एक्सटीरियर को लोगे। अब देखो आपके सामने क्वेश्चन आया कि W को फाइंड करो और आपके सामने इस तरह का फिगर गिवन था और यहाँ पर ये जो है 90 डिग्री गिवन था, ठीक है। इस तरह का सिंबल लगा था, मैंने फिगर ऐसी बनाई है तो याद करना ये 90 डिग्री है। अब देखो अगर आपको ये दिख रहा है तो ये आपको दो ट्राइंगल्स नहीं दिख रहा है, एक ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल। आपको कहाँ तक पहुंचना है W तक, तो आप स्टार्ट करो। देखो कैसे, ये देखो इस ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल 1 से और एक्सटीरियर 150 है। आपको मैंने पढ़ाया इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर किसके बराबर होता है 180 के, तो 180 के बराबर रख दो। x प्लस 150 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा 180 के, तो x की वैल्यू क्या आएगी 30 डिग्री, सही है। तो इसका मतलब है x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। अब देखो आपके पास ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम क्या होता है 180, तो 2 एंगल्स तो आपके पास गिवन है 90 और 30, तीसरा हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम आपका बराबर होता है जी 180 के, सही है। ये z डिग्री कर लेते हैं, इसको 90 डिग्री कर लेते हैं, ये 90 है और 180 के बराबर रखते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है ट्राइंगल के 3 एंगल्स का सम क्या होता है 180, 1 2 3, तीसरा आपके पास गिवन है 90 आपके पास गिवन है, तीसरा हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 डिग्री प्लस z इज इक्वल टू 180, 120 को वहाँ शिफ्ट कर दो, z इज इक्वल टू 180 माइनस 120, आपके पास z की वैल्यू क्या आएगी 60 डिग्री। तो इसका मतलब है यहाँ पर आप 60 लिख सकते हो z की जगह, सही है। तो यहाँ पर मैं 60 ही लिख देता हूँ, z को हटा देता हूँ, सही है। यहाँ पर भी x को छोड़ देते हैं अब, क्योंकि यहाँ पर 30 एंगल आ गया, सही है। अब मैंने आपको एक चीज पढ़ाई थी शुरू में, वर्टिकल एंगल्स। ये दो एंगल्स देखो, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, तो वर्टिकल एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो सिंपली ये 60 है तो ये भी क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो इसका मतलब है y की वैल्यू तो हमें यहीं से मिल गई 60 डिग्री, सही है, वर्टिकल एंगल्स। अब देखो आपके पास एक और ट्राइंगल आ गया, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल। सिंपली अभी आपको पता है कि जब भी ट्राइंगल के 3 एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो 180 के बराबर होता है। 2 आपके पास गिवन है 90 डिग्री प्लस में 60 डिग्री प्लस में W इज इक्वल टू 180 के बराबर हो जाएगा। 90 और 60 कितना हो जाएगा 150 डिग्री प्लस का W हो जाएगा इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। 150 को वहाँ लेके जाओ तो कितना हो जाएगा, आपके पास जो W की वैल्यू आ रही होगी वो आएगी 30। तो इसका मतलब है इस W की जो वैल्यू है वो आपके पास 30 डिग्री है। उसके बाद एक क्वेश्चन को देखते हैं। आपके सामने एक फिगर थी और आपसे पूछा जा रहा था कि मुझे x की वैल्यू बता। देखो यहाँ से मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आपके सामने एक एंगल x गिवन है, दूसरी एंगल 90 गिवन है, तीसरी एंगल नहीं गिवन, लेकिन उसके साथ एक एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है, आप ये समझो वो बना हुआ है 2x प्लस 60। अभी हमने पढ़ा कि अगर किसी एंगल के साथ किसी इंटीरियर एंगल के साथ एक्सटीरियर एंगल बना हुआ है तो वो उन दोनों का सम क्या हो जाता है 180। लेकिन यहाँ पर एक मसला है कि वो एंगल ही नहीं गिवन, इंटीरियर एंगल गिवन ही नहीं है। नहीं, अगर गिवन होती तो हम क्या करते, इंटीरियर और एक्सटीरियर को सम करके 180 लिखते और आप आसानी से x फाइंड करते। लेकिन यहाँ पर वो इंटीरियर वाला एंगल गिवन ही नहीं है। दूसरी चीज़ पढ़ाई थी, अगर किसी इंटीरियर के साथ एक्सटीरियर बना हुआ है तो वो एक्सटीरियर बराबर हो जाता है दूसरे रिमेनिंग 2 एंगल्स के सम के। मतलब जो एक्सटीरियर जिस एंगल इंटीरियर के साथ बना हुआ है उस इंटीरियर को छोड़ के बाकी जो ट्राइंगल के 2 एंगल्स होते हैं उनके सम के बराबर होता है। तो इसका मतलब है 2x प्लस 60 आपका बराबर हो जाएगा x प्लस 90 के, सही है। एक्सटीरियर आपका जिसके साथ बना हुआ है उसको छोड़ के बाकी 2 एंगल्स के सम के बराबर होता है। तो सिंपली x की वैल्यू फाइंड करो, 2x माइनस x, ये 90 है, वहाँ पर 60 चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x इज इक्वल टू 30 वैल्यू आ रही है आपके पास। सिंपल आसान क्वेश्चन था। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आया व्हाट इज द एवरेज ऑफ ए बी सी, और आपके सामने ये एक फिगर गिवन था, बड़ा इजी है। यहाँ पर देखो तो ये जो ए बी सी एंगल्स है ये कहाँ बन रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं, तो इनका सम किसके बराबर होता है 180 के। तो इसका मतलब है इन सब का सम किसके बराबर हो रहा है 180 के। कितने नंबर्स गिवन है 1 2 3, मतलब कि टोटल नंबर कितना है 3। आपको मैंने मीन मोड मीडियन पढ़ाया था। मीन का मतलब होता है एवरेज। मीन कैसे फाइंड करते हो, सिंपली एवरेज फाइंड करने का फार्मूला, या आप ये कह लो कि मीन फाइंड करने का फार्मूला कैसे होता है, जितना आपके पास टोटल सम गिवन है, इसका मतलब है 180 गिवन है, उसको डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, कितने गिवन है 3 एंगल्स गिवन है, तो सिंपली 3 से डिवाइड कर दोगे। देखो ये स्ट्रेट लाइन पर बन रही है तीनों एंगल्स, जितनी भी एंगल्स स्ट्रेट लाइन पर बनती हैं उनका सम किसके बराबर होता है 180 के। तो मैंने 180 सम लिख दिया, डिवाइड कर देते हो जितने नंबर ऑफ एंगल्स गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है उससे, तो ये मैंने डिवाइड कर दिया तो आपके पास 60 बनेगा। इसका मतलब है इसकी एवरेज क्या बनेगी 60।
अब देखो आपके सामने एक क्वेश्चन आया, इफ L1 एंड L2 आर पैरेलल फाइंड x को फाइंड करो। आपके सामने दो लाइंस गिवन है जो पैरेलल है, मुझे इनका x फाइंड करना है, ये वाला। आपको पता है इस एंगल में देखो तो ये कंप्लीट एंगल रोटेट हो रहा है, तो ये किसका बराबर हो जाएगा 360 के, इसका सम बराबर हो जाएगा 360 के। इसका मतलब है 5x प्लस h का सम बराबर हो जाएगा 360 के। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, यहाँ पर x भी गिवन है, s भी गिवन है। अगर आप गौर करो तो यहाँ पर ये जो s गिवन है, क्या ये करस्पॉन्ड एंगल नहीं है x का? क्या s और x आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है? बिल्कुल है सर। अगर करस्पॉन्डिंग है तो इसका मतलब है s आपका बराबर हो जाएगा x के। तो क्या मैं x की जगह x लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्यों? क्योंकि ये करस्पॉन्ड एंगल्स हैं। तो यहाँ पर x इज इक्वल टू 360 लगा दो, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू 360। यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जी 60। इसका मतलब है x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60। देखो s जो है वो x के साथ करस्पॉन्ड है, ये मैंने आपको पढ़ाया अभी। अब देखो अगर ये करस्पॉन्डिंग है तो इसका मतलब है मैं आपस में इक्वल होंगी, तो मैं s की जगह x लिखूं या x की जगह s लिखूं? सिंपली मुझसे x पूछ रहा है तो मैं x लिख दूंगा। तो सिंपली मैंने s की जगह x लिख दिया, और देन मैंने आपको जो है वो कंप्लीट रोटेशन वाला मेथड करवाया, एंड देन हमने जो है वो x की वैल्यू आसानी से फाइंड कर ली। के बाद आपके सामने एक और क्वेश्चन आया, y की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स, देखो y और 2y माइनस 75 क्या है, यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। सिंपली ये आपस में इक्वल हो जाएंगी, तो ये कितना हो जाएगा जी, y वहाँ पर लेके आओ, 75 यहाँ लेके आओ, तो सिंपली 2y से y कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू क्या आ गई 75। देखो कितने आसान क्वेश्चन है, बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखो आपके सामने ये एक ट्राइंगल बना है, वो कह रहा है कि PQR मतलब कि इस कंप्लीट जो ट्राइंगल की एरिया है वो 40 है। तो मुझे एरिया बताओ QRS, इसका मतलब है इस वाले ट्राइंगल की मुझे एरिया बताओ। देखो आप कैसे फाइंड करोगे, सिंपली इसका मतलब है अगर हमें QRS की एरिया चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट ट्राइंगल की एरिया में से ये वाले ट्राइंगल की एरिया को माइनस करना पड़ेगा। लेकिन ये हम करेंगे कैसे, देखो PQR की आपके पास एरिया गिवन है जी, PQR ट्राइंगल की आपके पास एरिया 40 गिवन है, ये तो आप यहाँ पर रख लो। अब हमें ये वाली इस ट्राइंगल की एरिया को माइनस करना पड़ेगा इससे, तो हमारे पास आसानी से QRS की एरिया आ सकती है। देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर अगर आप देखो तो ये आपके पास एक राइट ट्राइंगल बना हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर 90 डिग्री वाला जो है ट्राइंगल बना हुआ है। आपके पास बेस भी गिवन है, हाइट भी गिवन है, आसानी से एरिया आ सकती है। किसकी एरिया आएगी, PQS की आएगी। तो सिंपली PQS की एरिया कैसे आएगी जी, एरिया का फार्मूला बराबर होता है 1/2 बेस इंटू बेस क्या है आपके पास 5, हाइट आपके पास क्या है 6, तो ये क्या हो जाएगा 2 1 2 3 2 6, इसका मतलब है 15 आ जाएगी एरिया आपकी किसकी, PQS की। सही है। अब ये पूछ क्या रहा है, एरिया ऑफ QRS, इसका मतलब है मुझे इस वाले ट्राइंगल की एरिया चाहिए। अगर आपके पास PQR कंप्लीट ट्राइंगल की एरिया 40 गिवन है और मुझे सिर्फ और सिर्फ ये वाले पार्ट की एरिया चाहिए, सिर्फ इस वाले ट्राइंगल की एरिया चाहिए QRS की, तो क्या कर दूंगा मैं, सिंपली ये वाले ट्राइंगल की माइनस कर दूंगा। इसकी हमने फाइंड कर ली PQS की, तो इसका मतलब मैं यहाँ से माइनस कर दूंगा 15 को, तो मेरे पास कितना आएगा 25। तो इसका मतलब है QS और R की एरिया क्या हो जाएगी 25 हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, और ये फिगर गिवन थी। अब देखो इस फिगर में आपके पास एक छोटा सा ट्राइंगल बन रहा है ABC, ठीक है, और ये एंगल्स हैं उसके। तो आपको पता है ट्राइंगल के एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू 180 के बराबर होता है। सिंपली अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हैं, इसका मतलब है यहाँ पर आपके पास वर्टिकल एंगल्स बन रही है। वर्टिकल एंगल्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो इसका मतलब है C और X इक्वल होगा, A और Y इक्वल होगा, B और Z इक्वल होगा। तो इसका मतलब है अगर मुझे A की जगह क्या लिखना होगा, Y लिखना होगा। क्यों, क्योंकि मुझे X प्लस वाई प्लस जेड के फॉर्म में चाहिए। तो अगर A Y आपस में वर्टिकल एंगल्स हैं तो ये इक्वल होंगी, तो सिंपली मैं A की जगह Y लिख सकता हूँ, ठीक है। अब अगर फॉर एग्जांपल BZ है, ये आपस में क्या है, वर्टिकल एंगल है, ये आपस में इक्वल होंगे, तो मैं B की जगह Z लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर C और X को देखो तो ये भी आपस में क्या है, वर्टिकल एंगल्स हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी इक्वल हो जाएगा। तो मैं क्या C की जगह X लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ सर, इज इक्वल टू 180 कर दो। अब आपको क्या चाहिए, X प्लस वाई जेड, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दो, X प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 180 के। तो सिंपली आपके पास यही तो क्वेश्चन था। तो बस कॉन्सेप्ट को लेके चलोगे तो आपको बिल्कुल ही आसानी होगी। उसके बाद आपके सामने एक क्वेश्चन आया, द रेशियो ऑफ x टू वाई इज टू व्हाट इज y, ये इसका सवाल है, ठीक है, ये अलग है, ठीक है। इसमें आपसे y की वैल्यू पूछ रहा है, जस्ट ये वाला क्वेश्चन है कि द रेशियो ऑफ x टू वाई इज टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y। देखो ये कह रहा है रेशियो ऑफ x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब है x अपॉन y लिख सकता हूँ मैं रेशियो को, ये मैंने आपको पढ़ाया था 2 के।
तो सिंपली यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2y आ जाएगी, ठीक है, ये तो आप याद कर लो। अब आपके सामने जो फिगर गिवन है आप क्या कर दो, x की जगह 2y पुट कर दो, तो इसका मतलब है अब ये फिगर ऐसे बन जाएगी y और x की जगह 2y और y। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने y x जो है वो फाइंड कर ली, जो आपके पास गिवन था रेशियो इज इक्वल टू 2। अब आपसे ये क्या कह रहा है, मुझे y की वैल्यू बताओ। आपको पता है जब भी स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल्स बन रहे होते हैं उनका सम किसके बराबर होता है 180 के, तो इसका मतलब है y प्लस 2y प्लस y इज इक्वल टू 180 के बराबर आ जाएगा। ये कितना होगा 4y इज इक्वल टू 180। यहाँ पर एक टेबल लगा y इज इक्वल टू 4 4 द 16 5 4 द 20। इसका मतलब है y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 45 आ जाएगी। अब देखो सर्किल को देखते हैं। सर्किल का अगर आप देखो तो जिस तरह सर्किल का शेप बना होता है, मतलब कि ये जो सर्कुलर शेप बना हुआ है, इस सर्कुलर की ये जो बाउंड्री होती है इसको आप कहते हो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, और इसी को ही आप पेरीमीटर कहते हो। पेरीमीटर का मतलब होता है किसी भी जो कोई भी एक फिगर बनी हुई है वो कितने जो है साइड से बनी हुई है, उसकी आप ये कह लो कि बाउंड्री आपका एक पेरीमीटर होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये मैं सर्किल को चक्कर लगाऊं चौधारी, तो इसका मतलब ये में पेरीमीटर है। अगर मैं स्क्वायर का चक्कर लगाऊं तो पहले यहाँ तक जाऊंगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर अगेन यहाँ, इसका मतलब ये आपका क्या होता है पेरीमीटर होता है, सिंपली आसान लैंग्वेज में। अच्छा, सर्किल पर आते हैं तो ये जो आपके पास सर्कुलर शेप है, ये जो बाउंड्री है सर्किल, इसको आप कहते हो सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल, या आप इसको कहते हो पेरीमीटर। ये आपके किसके बराबर होता है 2πr के। 2πr ये आपको याद रखना है। अगर आपको चाहिए एरिया ऑफ सर्किल तो आपके पास कौन सा फार्मूला होता है πr²। और अगर आपको चाहिए डायामीटर, डायामीटर क्या होता है, सिंपली ये जो लाइन सेंटर ऑफ सर्किल से कट होकर जाए उसको आप क्या कहते हो, और सर्किल के 2 पॉइंट्स को टच करे, उसका मतलब है वो क्या है आपका डायामीटर। और डायामीटर का हाफ क्या होता है रेडियस। सेंटर ऑफ सर्किल से लेके सरकमफेरेंस ऑफ सर्किल की किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है वो आपका रेडियस होता है। तो डायामीटर के लिए 2r कर दोगे, रेडियस को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, और अगर आपको रेडियस चाहिए तो सिंपली डायामीटर को डिवाइड कर दोगे 2 के साथ। उसी के बाद अगर आपको स्क्वायर के बारे में थोड़ा सा बताऊं, स्क्वायर क्या होता है जिसमें चारों साइड्स आपकी इक्वल होती हैं और आपके पास जो एंगल्स बन रही होती हैं वो 90 डिग्री ही बन रही होती हैं। सही है, इसमें सभी एंगल्स जो हैं वो आपकी 90 डिग्री ही होती हैं, तो ये आपको याद रखनी है, और चारों साइड्स आपकी इक्वल होती हैं। पेरीमीटर क्या होता है स्क्वायर का, सिंपली 4 के साथ स्क्वायर की जो भी साइड गिवन है, क्योंकि एक ही साइड होती है सब इक्वल होती हैं, तो सिंपली हम 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो भी साइड गिवन है उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर मैंने स्क्वायर की साइड ए ली है तो मैंने 4a लिख दिया। और स्क्वायर की अगर एरिया की बात करें तो सिंपली जो आपकी दो साइड है उसको स्क्वायर कर दो, क्योंकि सब में इक्वल साइड्स होती हैं। तो मैंने यहाँ पर अगर ए ली है साइड तो सिंपली मैं इसकी एरिया कैसे फाइंड करूँगा, ए को स्क्वायर करूँगा। अगर एल साइड होगी तो एल को स्क्वायर करोगे, अगर 2 साइड होगी तो 2 को स्क्वायर करोगे। सही है। उसके बाद अगर आपसे मैं बात करूँ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ जाए, सिलेंडर भी आपका एक किस्म का शेप होता है और उसका वॉल्यूम पूछ ले तो सिंपली क्या फार्मूला होगा πr²h। आर आपको रेडियस भी गिवन होगा, हाइट भी गिवन होगी, तो आप आसानी से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड कर सकते हो। देखो इतना टाइम नहीं है, ये आप खुद प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद आपके पास आता है सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो उसका फार्मूला बराबर होता है 2πr² और प्लस कर दोगे 2πrh के, ठीक है। अगेन आर आपका यहाँ पर रेडियस को शो करेगा। और उसके बाद अगर आप देखो तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, अगेन कोन भी एक शेप होता है, सिंपली वही वाला फार्मूला है, लेकिन यहाँ पर क्या कर दोगे 1/3 के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दोगे, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा 1/3 πr²h। अगर हम सरफेस एरिया ऑफ कोन की बात करें तो आपके पास क्या आएगा πr² प्लस πrs। इसका मतलब है πr² करोगे देन ऐड कर दोगे πrs के, एस यहाँ पर आपकी स्लेंट हाइट होती है, ये आप वॉल्यूम ऑफ कोन में पढ़ते हो। तो ये आपकी कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। उससे रिलेटेड एक देखो क्वेश्चन आया, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर दैट हैज एन एरिया ऑफ 25 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अच्छा यहाँ पर पूछ रहा गया था देन व्हाट इज पेरीमीटर। इसमें सवाल में था कि अगर आपके सामने पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर मतलब कि कोई भी एक स्क्वायर गिवन है, उसकी एरिया जो है वो 25 के बराबर है, देन मुझे बताओ उसका पेरीमीटर क्या होगा। देखो एरिया आपकी आई है 25 के इस स्क्वायर की, एरिया का फार्मूला क्या होता है स्क्वायर का, आपको पता है एरिया का फार्मूला होता है a², तो ये क्या हो जाएगा a² = 25, ये वहाँ पर चला जाएगा तो रूट आ जाएगा, तो इसका मतलब है a की वैल्यू क्या आएगी 5। अब आपको पता है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है 4 है, सिंपली जो भी आपके साइड है उसको मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, तो आप 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा 20, तो पेरीमीटर आपका स्क्वायर का क्या होगा यहाँ पर 20 हो जाएगा। उसके बाद आपके सामने एक क्वेश्चन आया, P सर्किल हैज डायामीटर इज इक्वल टू 2 एंड Q सर्किल हैज डायामीटर इज इक्वल टू 1, व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड सर्किल था यहाँ पर, ठीक है, ये मैं पता नहीं क्यों लिखना भूल जाता हूँ। आपके सामने क्वेश्चन था कि आपके सामने एक P सर्किल है जिसका डायामीटर 2 के बराबर है, और Q सर्किल है जो कि उसकी के अंदर है, उसका डायामीटर क्या है 1 के बराबर है। तो मुझे बताओ जो शेडेड सर्किल है इसका मतलब है P सर्किल की एरिया क्या होगी।
तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसके सर्किल में जो बड़ा वाला सर्किल उसको P से रिप्रेजेंट कर रहा है और छोटा वाला सर्किल Q से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्किल सिंपली क्या होती है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया ऑफ सर्किल होती है। अगर हम एरिया की फाइंड करें P वाले सर्किल की, मतलब कि बड़े वाले सर्किल की, तो इसका मतलब अगर मैं बात करूं P सर्किल की, तो इसकी एरिया किसके बराबर हो जाएगी, सिंपली पाई आर स्क्वायर वाला ही फार्मूला लगाएंगे तो एरिया क्या हो जाएगी, पाई। यहाँ पर आपको आर क्या गिवन है, P सर्किल का आपको डायामीटर गिवन है। आपको पता है डायामीटर का हाफ जो होता है वो आपका रेडियस होता है, ये मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया। रेडियस बराबर होता है डायामीटर अपान में 2, मतलब कि डायामीटर को हाफ कर दो तो सिंपली अगर आपके पास इसका डायामीटर 2 के मैंने तो हाफ कर दोगे तो क्या आ जाएगा 1। इसका मतलब है यहाँ पर आपका P सर्किल का रेडियस क्या हो जाएगा 1, तो स्क्वायर कर दो तो आपके पास एरिया क्या आ जाएगी, पाई आ जाएगी सिंपल। ये किसकी एरिया आ गई, आपके शेडेड सर्किल की, मतलब कि ये कह लो कि आपके पास P सर्किल की। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखो दूसरा सर्किल क्या है हमारे पास, Q सर्किल, तो हम Q सर्किल की एरिया निकाल लेते हैं पहले। तो Q सर्किल की एरिया क्या आएगी, अगेन पाई आर स्क्वायर वाला ही फार्मूला लगाओगे। तो देखो Q सर्किल का जो है रेडियस क्या है, आपके पास यहाँ पर अगेन डायामीटर के फॉर्म में गिवन है। आपको पता है अगर आपके पास रेडियस नहीं गिवन, डायामीटर गिवन है, तो रेडियस क्या होता है, डायामीटर का हाफ कर दो सिंपली। यहाँ पर डायामीटर Q सर्किल का 1 गिवन है, सिंपली यहाँ पर R की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, सही है। तो यहाँ पर इसका मतलब है रेडियस 1/2 गिवन है, तो इसका मतलब है 1/2 का यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो एरिया आएगा आपके पास पाई अपान में 4 सिंपली, ठीक है। 1/2 का स्क्वायर 1/4 और मल्टीप्लाई कर दो पाई के साथ। अब आपसे ये पूछ रहा है कि मुझे एरिया ऑफ शेडेड सर्किल बताओ सिंपली, ठीक है, मुझे सिर्फ और सिर्फ एरिया ऑफ शेडेड सर्किल की पूछ रहा है। तो यहाँ पर ये जो शेडेड सर्किल है ये वाला आपका बड़ा वाला सर्किल और जो ये छोटा वाला सर्किल है ये आपका Q सर्किल है। तो सिंपली क्या कर दो, बड़े वाले सर्किल से छोटे वाले सर्किल की एरिया को माइनस कर दो। बड़े सर्किल की एरिया मतलब कि P की एरिया पाई, इसको माइनस कर दो पाई/4 छोटे वाले सर्किल से, तो क्या आएगा आपके पास 4 पाई माइनस का पाई अपान में 3 आ जाएगा, पाई अपान में 4 आ जाएगा, सही है। ये मैंने एलसीएम निकाल ली यहाँ से, तो आपके पास क्या बचेगा 3 पाई अपान में 4। तो सिंपली जो शेडेड सर्किल है उसकी एरिया क्या हो जाएगी 3 पाई अपान में 4। अच्छा, मैं ये रिपीट कर देता हूं। अ P सर्किल हैज डायामीटर 2 एंड Q सर्किल हैज डायामीटर 1। व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड सर्किल। देखो आपके सामने दो सर्किल गिवन है, इसमें से बड़ा सर्किल P को रिप्रेजेंट कर रहा है और Q सर्किल जो है वो छोटे सर्किल को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो आपको पता है एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पहले हम P सर्किल की जो है वो एरिया निकालेंगे, तो जो आपके पास P वाला सर्किल है एरिया बराबर होती है पाई आर स्क्वायर की। अब देखो एरिया में आपके पास R चाहिए होता है, तो P सर्किल का जो रेडियस है वो आपके पास डायामीटर के फॉर्म में गिवन है। तो रेडियस क्या होता है आपका, डायामीटर का हाफ होता है, तो मैंने इसके डायामीटर को हाफ कर दिया। 2 का हाफ क्या होता है 1, तो इसका मतलब है रेडियस आपके पास यहाँ P सर्किल का क्या गिवन है 1, तो मैंने 1 को स्क्वायर कर दिया। आपके पास P सर्किल की एरिया क्या आ गई, पाई आ गई। अब हम Q सर्किल को देखेंगे, जो इसके अंदर छोटा वाला सर्किल है उसका अगर हम बात करें रेडियस, हमारे पास रेडियन अगेन एक डायामीटर के फॉर्म में गिवन है। Q सर्किल का जो डायामीटर गिवन है वो 1 है, हमें चाहिए रेडियस। तो डायामीटर रेडियस का क्या होता है, रेडियस जो है वो डायामीटर का क्या होता है, हाफ होता है। सिंपली मैं डायामीटर को हाफ कर दूंगा तो 1/2 हो जाएगा। 1 का हाफ क्या होता है 1/2, तो मैंने 1/2 रेडियस की जगह पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 पाई अपान में 4 आपकी एरिया आ गई। अब हमसे ये जस्ट पूछ रहा है कि मुझे एरिया वो बताओ जो शेडेड सर्किल, इसका मतलब है P सर्किल को सिर्फ पूछ रहा है। तो क्या करूंगा मैं यहाँ पर P सर्किल में से जो Q की एरिया है वो मैं माइनस कर दूंगा। सिंपली P की क्या एरिया है पाई और Q की क्या एरिया है पाई अपान में 4। सिंपली यहाँ पे अगर आप माइनस करोगे तो आपके पास जो एरिया आएगी शेडेड सर्किल की वो क्या आएगी 3 पाई अपान में 4। उसके बाद आपके सामने एक क्वेश्चन आया, इफ एरिया ऑफ ईच सर्किल इज 2 पाई देन एरिया ऑफ QRST विल बी व्हाट। मतलब कि आपके सामने ये जो एक फिगर गिवन है, एक स्क्वायर के अंदर आपके सामने 4 सर्किल्स गिवन है, ठीक है। आपसे कह रहा था कि हर सर्किल की जो एरिया है वो 2 पाई के बराबर है, देन मुझे बताओ इस स्क्वायर की एरिया क्या हो जाएगी, QRST की एरिया क्या हो जाएगी। देखो आपको पता है कि एरिया ऑफ सर्किल किसके बराबर होता है, एरिया ऑफ सर्किल बराबर होता है जी पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। आपको ये पता है, आपके सामने गिवन है कि हर सर्किल की जो एरिया है वो 2 पाई गिवन है, इसका मतलब है एरिया 2 पाई गिवन है, इसको आप इक्वल टू में रखो पाई आर स्क्वायर के, ठीक है। जल्दी जल्दी में काम हो रहा है, गर्मी जो है वो अब बर्दाश्त नहीं होने लगी। पाई पाई के साथ कैंसिल, 2 इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ जाएगा। ये स्क्वायर यहाँ पर रूट बना देगा इसको, तो आर की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास √2। इसका मतलब है उस सर्किल का जो रेडियस है वो आपका √2 के बराबर है। अब मुझे यहाँ पर चाहिए डायामीटर, ताकि मैं पूरी जो है वो लेंथ फाइंड कर सकूं एक साइड स्क्वायर की, तो आसानी से मेरे पास जो है उसका एरिया आ सकती है उस स्क्वायर की। तो अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल इस सर्किल का
यहाँ तक रेडियस जो है वो 2√2 गिवन है। तो जाहिर सी बात है डायामीटर क्या होता है, 2 कर दो मल्टीप्लाई r के साथ, डायामीटर किसके बराबर होता है 2r। फॉर एग्जांपल मुझे अब कंप्लीट डायामीटर चाहिए सर्किल का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये भी √2 हो जाएगा, प्लस कर दोगे तो टोटल डायमीटर क्या आ जाएगा 2√2। अब ये कह रहा है हर सर्किल की जो है वो एरिया यही होगी, तो जाहिर सी बात है रूट रेडियस डायमीटर सबका क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। इसका भी डायमीटर क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, इसका डायमीटर भी क्या हो जाएगा 2√2 हो जाएगा। अब मुझसे ये पूछ रहा है कि मुझे बताओ एरिया किसकी, बताओ QRST स्क्वायर की मुझे एरिया बताओ। सिंपली अब देखो ये वाली सारी जो लाइन है, ये वाली जो सारी लाइन है वो इसके डायमीटर के पैरेलल है, तो सिंपली जो इसकी साइज है वही इसकी हो जाएगी। तो यहाँ पर ये 2√2 और 2√2 प्लस कर दोगे तो आपके पास टोटल साइड आ जाएगी T और S की। सिंपली आप ये समझो, सही है, क्योंकि यहाँ तक अगर 2S है तो इसका मतलब है यहाँ पर 2S है, 2√2 है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ तक अगर 2√2 है तो यहाँ तक भी 2√2 है, तो सिंपली दोनों की अगर मुझे एक साथ ही चाहिए तो मैं ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या आएगा 4√2 आ गई मेरे पास साइड। एक स्क्वायर की जो साइड है वो 4√2 के बराबर आ गई। अब ये मुझसे पूछ रहा है एरिया ऑफ स्क्वायर, ये जो आपके पास स्क्वायर गिवन है इसकी एरिया आप कैसे करते हो, सिंपली जो आपके पास साइड गिवन है उसको स्क्वायर करते हो। तो ये 4 के ऊपर स्क्वायर आएगा तो 16 हो जाएगा, ये रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो 2 होगा। इसका मतलब है इस स्क्वायर की एरिया मतलब कि QRST की एरिया क्या हो जाएगी 32।